नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक स्कूलों को शिक्षा के अधिकार में शामिल करने संबंधी याचिका अस्वीकार की। वन ओशन शिखर सम्मेलन में यूनेस्को ने वर्ष 2030 तक कम से कम 80% समुद्र तल मापन का संकल्प लिया। ट्राई ने भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए परामर्श पत्र जारी किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ओडिशा महिला राज्य आयोग की एक समिति ने किसी महिला को डायन घोषित करने को अपराध बनाने का सुझाव दिया। एचआईवी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले विषाणु विज्ञानी यानी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर शिक्षा के संबंध में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक स्कूलों को शिक्षा के अधिकार में शामिल करने संबंधी याचिका को अस्वीकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 से जुड़ी एक याचिका को अस्वीकार कर दिया है। याचिका में इस अधिनियम की धारा 1.4 और 1.5 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। धारा 1.5 अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थानों पर लागू नहीं होगी। इस अधिनियम की धारा 1.4 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के उपबंधों के अधीन होंगे। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क ये हैं कि ये प्रावधान इन संस्थानों को शैक्षिक उत्कृष्टता से वंचित करते हैं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक एक बालक का अधिकार केवल निःशुल्क शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक विस्तारित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के विनियमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर कई विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके तहत TMA पाई फाउंडेशन मामले के तहत संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत उपबंधों के अधिकार न तो असीमित हैं और न ही कानून से ऊपर। राष्ट्रीय हित में बनाया गया कोई भी विनियम अनिवार्य रूप से सभी संस्थानों पर लागू होना चाहिए। SK मोहम्मद रफीक मामला 2020 में कहा गया कि यदि उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थान में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है तो विनियमन की अनुमति दी जा सकती है। वर्ष 2014 में प्रमति मामले में निर्णय दिया गया था कि RTE अधिनियम के संपूर्ण प्रावधान अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होंगे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 29(1) के तहत नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। वन ओशन शिखर सम्मेलन में यूनेस्को ने वर्ष 2030 तक कम से कम 80% समुद्र तल मापन का संकल्प लिया। वन ओशन शिखर सम्मेलन में यूनेस्को ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक कम से कम 80% समुद्र तल का मापन किया जाएगा। वर्तमान में केवल 20% समुद्र तल का ही मापन किया गया है। समुद्र तल मापन को सी बेड इमेजिंग भी कहा जाता है। ये किसी जल निकाय में जल की गहराई का मापन है। बैथीमेट्रिक सर्वेक्षण किसी जल निकाय की गहराई को मापता है। ये जल के नीचे की स्थलाकृतियों का भी मापन करता है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने निप्पॉन फाउंडेशन के साथ सीबेड 2030 परियोजना शुरू की थी। ये जापान का एक निजी क्षेत्र का फाउंडेशन है। इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक महासागरीय तल का निश्चित मानचित्र तैयार करके सभी को उपलब्ध करवाना है। इसके लिए सभी उपलब्ध बैथीमेट्रिक डेटा को एकीकृत किया जाएगा। ये कार्य जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस नामक एक संगठन के सहयोग से किया जा रहा है। ये एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जिसके पास पूरे समुद्र तल के मानचित्रण का अधिकार है। समुद्र तल के मानचित्रण का महत्व ये होगा कि इससे समुद्र के भ्रंश की स्थिति और महासागरीय धाराओं तथा तरंगों की कार्यप्रणाली को समझने में मदद मिलती है। ये तलछट के परिवहन की जानकारी भी प्रदान करता है। भूकंपीय और सुनामी के खतरों का पूर्वानुमान लगाकर आबादी की रक्षा की जा सकती है। इसके अलावा ये मानचित्रण प्राकृतिक स्थलों की पहचान करता है जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत होती है।
संधारणीय दोहन के लिए मत्स्य संसाधनों की पहचान करता है, अपतटीय अवसंरचना के निर्माण की योजना बनाने में मदद करता है। इससे तेल रिसाव, हवाई दुर्घटना और जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी विपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलती है। वन ओशन शिखर सम्मेलन के बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वस्थ और संधारणीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और समर्थन करना है। इसके लिए ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए एकजुट करने पर लक्षित है। अगली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी जगत से। ट्राई ने भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए परामर्श पत्र जारी किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में नेटवर्क उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें दूरसंचार उपकरण उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना में व्याप्त कमियों को दूर करने के उपाय सुझाए गए हैं। वर्ष 2021 में सरकार ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य है निवेश और टर्नओवर में वृद्धि को प्रोत्साहित करके घरेलू नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना, दूरसंचार उपकरणों के अत्यधिक आयात को कम करना और इसके स्थान पर भारत में निर्मित उत्पादों का उपयोग करना। PLI योजना में कई कमियां रही, जैसे कि हार्डवेयर क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए धन की उपलब्धता की कमी है। सस्ते आयात के विरुद्ध रक्षोपायों की कमी की वजह से स्थानीय विनिर्माण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दूरसंचार उपकरणों के निर्माण के लिए निगरानी और सुविधा की कमी है। स्वदेशी विनिर्माताओं के लिए बाजार पहुंच का अभाव है। तकनीक में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और स्वदेशी विनिर्माताओं के लिए वित्त पोषण के विकल्प उपलब्ध नहीं है। परामर्श पत्र में दिए गए सुझावों की बात करें, जैसे कि दूरसंचार उद्यमिता संवर्धन कोष और दूरसंचार विनिर्माण संवर्धन कोष की स्थापना की जानी चाहिए। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के योगदान में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके अलावा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी निर्माण केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पार्क जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए और विद्युत की उपलब्धता तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। देश में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण यानी नाटेम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे कि वर्ष 2026 तक $300 अरब मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई PLI योजनाएं शुरू की गई हैं। डिजिटल सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए डिजिटल संचार नेटवर्क की परिवर्तनकारी शक्ति का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 घोषित की गई है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति 2019 घोषित की गई है। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित एक सतत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देना है। वर्ष 2021 में दूरसंचार विभाग ने विश्वसनीय स्रोतों से नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए लाइसेंस प्रणाली में संशोधन किए थे। इससे दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। ये नए व्यवसायों और उदीयमान कंपनियों की स्थापना एवं विकास में मदद करेंगे। नीति आयोग ने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में कम से कम 30% तक की वृद्धि करने की जरूरत है। इससे नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित होगी। अस्पतालों के 65% बिस्तर देश की लगभग 50% आबादी के लिए उपलब्ध हैं। ये आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में संकेंद्रित है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के कुल स्वास्थ्य सेवा बाजार में अस्पताल क्षेत्र की 80% हिस्सेदारी है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर किए जाने वाला व्यय ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अस्पतालों में भर्ती रोगियों द्वारा सेवाओं की मांग को बढ़ा सकती है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मिश्रित वित्त पोषण का सुझाव दिया गया है। मिश्रित वित्त पोषण की दिशा में एक दृष्टिकोण है। इसमें सार्वजनिक और परोपकारी स्रोतों से प्रेरक वित्त का उपयोग अतिरिक्त निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाने के लिए किया जाता है। इससे सामाजिक लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त करना संभव हो सकेगा। मिश्रित वित्त पोषण के लिए सुझाए गए सिद्धांत हैं। सभी मिश्रित वित्त पोषण गतिविधियों को एक लक्ष्य से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है मिश्रित वित्त पोषण से वाणिज्यिक वित्त पोषण की सुलभता में वृद्धि होनी चाहिए। तीसरा है मिश्रित वित्त पोषण स्थानीय संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। चौथा है मिश्रित वित्त पोषण के लिए प्रभावी भागीदारी दर पर ध्यान देना चाहिए। और पांचवा सिद्धांत है पारदर्शिता और परिणामों के लिए मिश्रित वित्त पोषण की निगरानी करनी चाहिए। मिश्रित वित्त पोषण का महत्व ये है कि ये सरकारी ऋण और संप्रभु गारंटियों पर निर्भरता कम करता है।
व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं की एक रूपरेखा बनाता है। सह वित्त पोषण और सह निवेश के माध्यम से जोखिम प्रीमियम को कम करता है। और अगली खबर सुभेद्य वर्गों के अधिकार से जुड़ी हुई है। ओडिशा राज्य महिला आयोग की एक समिति ने किसी महिला को डायन घोषित करने को अपराध बनाने का सुझाव दिया है। ओडिशा राज्य महिला आयोग ने ओडिशा डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को कठोर किए जाने की मांग की है। साथ ही पीड़ितों को डायन घोषित करने को जघन्य और दंडनीय अपराध बनाए जाने की भी मांग की है। डायन घोषित करके प्रताड़ित करने की प्रथा एक कुप्रथा है। इसमें महिलाओं पर तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये शक्तियां हानिकारक प्रभाव पैदा करती हैं। इस तरह के आरोप लगने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें घर तथा समाज से निर्वासित कर दिया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं और पीटा जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एक अध्ययन के अनुसार ये कुप्रथा झारखंड, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अधिक प्रचलित है। डायन प्रताड़ना के कई कारण हैं। इसके मुख्य कारणों में आर्थिक पिछड़ापन, संसाधनों की कमी और गरीबी शामिल है। इसके अलावा कम साक्षरता दर ने भी अंधविश्वास और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा दिया है। प्रचलित जाति व्यवस्था, पितृसत्तात्मक मानदंड और लैंगिक संघर्ष तथा निरंतर जागरूकता कार्यक्रमों की कमी, कानूनों का अनुपालन नहीं होना और सरकार के पर्याप्त हस्तक्षेप का कार्यान्वयन नहीं होने से समस्या और गंभीर हो गई है। समिति के सुझावों की बात करें तो डायन घोषित करने से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की जरूरत है। पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, उपचार और कानूनी खर्चों का वहन करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। ओझाओं को भी समान रूप से अपराध में शामिल होने का दोषी माना जाना चाहिए। डायन प्रथा से जुड़े क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही पारंपरिक नेताओं एवं महिला समूहों को शामिल करके जागरूकता अभियान आयोजित करने चाहिए। असमानता और लिंग आधारित भेदभाव को कई स्तरों पर संबोधित किया जाना चाहिए। HIV की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले विषाणु विज्ञानी का निधन हो गया है। ल्यूक मोंटेग्नियर को HIV की खोज के लिए वर्ष 2008 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। HIV संक्रमण एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की वजह से होता है। HIV एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। इसका उपचार न किए जाने पर ये एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को जन्म दे सकता है। ये वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित करता है। ये कई संक्रमणों और कुछ प्रकार के कैंसर रोगों के विरुद्ध लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। ऐसे संक्रमणों एवं कैंसर रोगों से केवल स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली ही निपट सकती है। HIV संक्रमण HIV-1 या HIV-2 नामक 2 रेट्रोवायरस में से एक की वजह से होते हैं। HIV-1 विश्व में अधिक व्याप्त है। प्रभावी दवा के अभाव में संक्रमित लोगों में HIV 3 चरणों में विकसित होता है। HIV के 3 चरण में शामिल है तीव्र HIV संक्रमण, दीर्घकालिक HIV संक्रमण, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स। HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि रक्त, वीर्य, पूर्व वीर्य द्रव, योनि और मलाशय के तरल पदार्थ तथा संक्रमित महिला के स्तन के दूध आदि के माध्यम से भी संचरित हो सकता है। इसका उपचार सिर्फ इतना ही है कि इसे 3 या अधिक एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के संयोजन से बनी उपचार विधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस विधि से किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सकती है और वो अपनी क्षमता को फिर से प्राप्त कर सकता है। भारत में 21 लाख लोग HIV से संक्रमित हैं। ये विश्व में कुल संक्रमित लोगों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। क्वाड की चौथी मंत्री स्तरीय बैठक मेलबर्न में आयोजित की गई। इस बैठक में कई बिंदु रेखांकित किए गए, जैसे वर्ष 2022 के अंत तक हिंद प्रशांत देशों को भारत में निर्मित कोविड टीकों की 1 अरब से अधिक डोज की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर टीकों की 1.3 अरब खुराकें दान की जाएंगी। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। क्वाड एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है। यह अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कार्य करना है। भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य ऐप आरोग्य सेतु के साथ एकीकरण की घोषणा की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है। इससे अस्पतालों, बीमा कंपनियों और नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान की जा सकेगी।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डिजिटल हाईवेज के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को समाप्त करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी HPR और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्टर यानी HFR का निर्माण करता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र के भीतर परस्पर क्रियाशीलता लाता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले एकीकृत भुगतान इंटरफेस द्वारा निभाई गई भूमिका के समान प्रभाव उत्पन्न करेगा। प्रोबायोटिक्स। भारतीय वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी का प्रोबायोटिक विकसित किया है। ये प्रोबायोटिक दीर्घायु होने और स्वस्थ वृद्धावस्था की उम्मीद करता है। प्रोबायोटिक्स को आमतौर पर लाभकारी बैक्टीरिया कहा जाता है। ये ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ होता है। प्रोबायोटिक्स के प्रकार की बात करें तो इसमें लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम शामिल हैं। लैक्टोबैसिलस दही और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला सबसे आम प्रोबायोटिक है, जबकि बिफिडोबैक्टीरियम कुछ डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों को कम करता है। प्रोबायोटिक पाचन स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, अवसाद को कम करते हैं, हृदय का स्वास्थ्य बेहतर रखते हैं। मधुमेह डायबिटीज। एक शोध पत्र के अनुसार 25 वर्ष से कम आयु के लोगों में टाइप 1 मधुमेह वर्ष 2019 में मधुमेह से होने वाली कुल मौतों के कम से कम 73.7% के लिए जिम्मेदार था। मधुमेह या डायबिटीज तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। मधुमेह के 3 प्रकार हैं। टाइप 1 मधुमेह, इसमें एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया होती है जो शरीर को इंसुलिन बनाने से रोकती है। ये सामान्य तौर पर वंशानुगत होती है। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें शरीर पर्याप्त इंसुलिन बनाने में असमर्थ हो जाता है या फिर शरीर में इंसुलिन ठीक से कार्य नहीं करता है। तीसरा है गर्भकालीन मधुमेह। ये गर्भवती महिलाओं में विकसित होता है जिन्हें पहले कभी मधुमेह नहीं हुआ है। वर्तमान में डायबिटीज का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन आजीवन उपचार इसके लक्षणों को नियंत्रित कर सकता है। मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वाम मिशन। नासा ने मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वाम 2 विज्ञान मिशनों का चयन किया है। ये मिशन सूर्य पृथ्वी संबंध और लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण की समझ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। म्यूज यानी मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर मिशन सूर्य के कोरोना के ताप की प्रेरक शक्तियों और उसके बाहरी क्षेत्र में विस्फोटों को समझने में मदद करेगा। आपको बता दें कि ये अंतरिक्ष के मौसम का निर्धारण करने वाले आधारभूत घटक हैं। हेलियोस्वाम मिशन 9 अंतरिक्ष यानों का एक समूह होगा। इसे चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव और सौर पवनों की गति की प्रथम बहुस्तरीय और अंतरिक्ष आधारित माप के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। सौर पवन की गति को सौर विक्षोभ भी कहा जाता है। कोआला। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में कोआला को लुप्तप्राय घोषित किया है। कोआला केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है फास्कुलार्क्टोस सिनेरिस। कोआला स्थानीय झाड़ी युक्त भूमि और वनों में पाए जाने वाले यूकेलिप्टस वृक्षों पर ऊंचाई पर रहते हैं। ये आमतौर पर वृक्ष के तने और शाखाओं के बीच बने जोड़ पर बैठे पाए जाते हैं। ये प्रतिदिन यूकेलिप्टस के लगभग 1 किलोग्राम पत्ते खाते हैं। इन्हें प्रमुख संकट है पर्यावास की हानि, क्लेमाइडिया नामक एक जीवाणु जनित रोग और झाड़ियों में लगने वाली आग तथा सूखे से। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक मौलिक विचारक, दूरदर्शी और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती दल भारतीय जनसंघ के नेता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका मतलब था एक संविधान, एक झंडा और एक प्रधानमंत्री। वे राष्ट्र धर्म दैनिक में पत्रकार रहे थे। उन्होंने पांचजन्य के संपादक के रूप में कार्य किया था। साप्ताहिक पत्र द ऑर्गेनाइजर के लिए पॉलिटिकल डायरी नामक एक कॉलम भी लिखा था। उन्होंने लखनऊ में एक प्रकाशन संस्था राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना की थी। वो एकात्म मानववाद के समर्थक थे, जो कि पदार्थ और आध्यात्मिकता के संश्लेषण की बात करता है। वे रचनात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। निकारागुआ। निकारागुआ में राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करने के षड्यंत्र के आरोप में विपक्ष के 7 अन्य लोगों को सजा सुनाई गई है। निकारागुआ के उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्वी सीमा पर कैरिबियन सागर है।
निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। इसकी जलवायु तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय और उच्च भूमि में शीतल है। निकारागुआ का उच्चतम बिंदु मोगोटोन और निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर है। इसकी वनस्पति है देवदार, महोगनी, पाइन, गुआ पिनॉल आदि वनस्पतियां। इसमें टुकेन, बोआ, कंस्ट्रिक्टर, बंदर, जंगली सुअर, जगुआर जैसे जीव पाए जाते हैं। निकारागुआ की प्रसिद्ध झीलें हैं निकारागुआ झील और मानागुआ झील। यहाँ की प्रसिद्ध नदियां हैं कोको नदी, सान जुआन नदी और मुख्य पर्वत हैं कार्डिलेरा इसाबेला और कार्डिलेरा डेरियंस। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।